आप लोग का पहला सेशन स्टार्ट हो रहा है और ये सेशन ये है कि इंटरव्यू में कैसे आप लोग को क्रैक करना है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे आप लोग को करनी है। जो इन स्टूडेंटों का बिहार का है वो पहले कंसंट्रेट हो जाए बिहार एपीओ के लिए। इसके बाद और स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं वो चाहे बिहार के जुडिशरी का हो, यूपी का जुडिशरी, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, यानी कहीं पर भी आप इंटरव्यू दोगे तो आपको इसी पैनल के तहत आपको तैयारी करनी है। प्रोसेस यही होता है। राकेश जी म्यूट कर लीजिए, राकेश गुप्ता मोबाइल को म्यूट करिए। प्रोसेस यही होता है जो प्रोसेस से हम लोग आज गुजरेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, हम लोग बोलते हैं इसको इंटरव्यू, साक्षात्कार। देखो, ये इंटरव्यू नहीं होता, पहले तो यहीं से आप लोग जान लो। इस एग्जामिनेशन का नाम होता है पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण। ध्यान से समझिएगा, चूंकि गलत रूप में बोला जा रहा है शुरू से, इंटरव्यू इंटरव्यू इंटरव्यू। इसका नाम है पर्सनालिटी टेस्ट, इसको हम लोग कहते हैं व्यक्तित्व परीक्षण। ये एक ऐसा परीक्षण होता है जो आपको पर्सन से पर्सनालिटी में ले जाएगा, व्यक्ति से आपको व्यक्तित्व में ले जाएगा। व्यक्ति हर सामान्य व्यक्ति होता है और जब उसके अंदर कुछ और विशिष्ट चीज़ आ जाती है तो वो व्यक्ति कहलाता है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। आज आप लोग स्टूडेंट हैं, आज आप लोग एडवोकेट हैं, आज आप लोग हो सकता है कोई और सर्विस में हो। कल जब आप एपीओ सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप हो जाएंगे क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी। गस्टेड ऑफिसर हो जाएंगे, क्लास 2 ऑफिसर हो जाएंगे, अब आप हो जाएंगे पर्सनालिटी। तो जो इसका सिस्टम रखा गया है कि 3 सिस्टम में आप लोग का एग्ज़ाम होता है, चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का हो। प्री मेंस इंटरव्यू, देखो प्री में जो आप लोग ने पास किया है उसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होता। वो एग्ज़ामिनेशन केवल आपको क्या किया जाता है, कंफ्यूज करके आपसे आंसर पूछा जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए रहते हैं, आंसर भी दिए रहते हैं, बस आपसे कहा जाता है कि आप आंसर बताइए। अगर आपके सब्जेक्ट पे नॉलेज पकड़ है, आपको सब्जेक्ट पे जानकारी है, आप कंफ्यूज नहीं होते, गलत आंसर नहीं लगाते, तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। थोड़ा सा पनिशमेंट ये है कि अगर आपने गलत आंसर दिया, आप नेगेटिव मार्किंग होने लगी। दूसरा होता है मेंस, जिसमें आपको एग्जामिनर के क्वेश्चन को अपने हिसाब से आंसर देना होता है। हाउ टू राइट करेक्ट आंसर, कैसे आपको परीक्षोपयोगी उत्तर लिखना है, वो भी आप लोग पास कर लिए। अब आपका होगा आमना सामना। अब आपका होगा आमना सामना। वो आमना सामना किससे होगा? इंटरव्यू बोर्ड से। और जो इंटरव्यू बोर्ड होगा वो सब के सब आपसे सीनियर, सब के सब आपसे अनुभवधारी, और सबसे बड़ी बात है उनको केवल पूछना है, बताना नहीं है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब आपका होगा व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण में ध्यान रखिएगा, सबसे ज़रूरी ये चीज़ होता है कि आप अपने को ऐसा प्रेजेंट करिए बोर्ड के सामने, बोर्ड को आप मजबूर कर दीजिए, बोर्ड को आप इतना ओबलाइज कर दीजिए कि बोर्ड आपके चयन पर विचार कर ले, बोर्ड आपके सिलेक्शन पर विचार कर ले। और सिलेक्शन पर उसने विचार कर लिया, आपको इतने नंबर वो दे देगा, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, बल्कि आप मेरिट में हो जाओगे। अब ये जो प्रोसेस है, इसको कैसे हम लोग को अडॉप्ट करना है, क्या क्या तैयारी करना है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। देखो, सबसे पहले हम जो बताते चलेंगे उसको आप लोग लिखते भी चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हमको इंटरव्यू के पहले अपने अंदर क्या क्या चेंजेस करना है। अभी आप लोग का इंटरव्यू 20 दिन के बाद पड़ेगा, 25 दिन के बाद पड़ेगा, 1 महीने के बाद पड़ेगा, कोई अभी इसकी प्रॉपर डेट नहीं है। ये प्रपोज किया जा रहा है कि आप लोग का इंटरव्यू अक्टूबर के सेकेंड वीक से 10 तारीख के आसपास पड़ना चाहिए, एक अनुमान है। कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है कि सर आपने तो कहा था सेकेंड वीक नहीं हो रहा है। अरे सर, कोई कमीशन थोड़ी नहीं है, सर तो आप लोग के हेल्प के लिए बैठे होते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको जिनका इंटरव्यू है उनको, और जिनका इंटरव्यू नहीं है उनको, सबसे पहले आपको शिष्टाचार अपने अंदर लाइए, प्रोटोकॉल। आपका बिहेवियर ऐसा है, उससे कोई मतलब नहीं। अब आपको अपना बिहेवियर जो रखना है बहुत ही विनम्र,
आप थोड़ी थोड़ी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, आपके अंदर बहस करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, आप दूसरे व्यक्ति की बात को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते। सबको भूल जाइए, सबको भूल जाइए। आपको रखना है शिष्टाचार, प्रोटोकॉल। बहुत ही विनम्र अपना व्यवहार को बनाना है। अभी से शुरू कर दीजिएगा, तब बोर्ड के सामने आप अपने को बहुत ही पोलाइट रूप में प्रोड्यूस कर पाएंगे। सबसे पहले अपने को आप लोग तुरंत बदल लीजिए। जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ है, अपनी आवाज़ को धीरे कर ले। और कितना धीरे कर लो? कम से कम 82 डेसिबल, 82 डेसिबल, यानी कि सामने वाले को आपकी आवाज़ सुनाई पड़े। जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे नहीं बोलना है। हमको तो आपको टीचिंग करना है, आपको बताना है। टीचर कभी धीरे बोल ही नहीं सकता। तो आपको क्या करना है? हमारी आवाज़ से थोड़ी आवाज़ कम हो, नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो लोग बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, जिनके बात को कोई नहीं सुन पाता, वो अपनी वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा ले। आप अपनी बात में तुतलाहट न लाइए, घबराहट नहीं लाइए, हकलाहट नहीं लाइए। बताते समय आपको लीडर की तरह, नेताजी की तरह हाथ पैर ऊपर नीचे नहीं हिलाना है। बहुत ही शालीन होके आपको अपनी बात को रखना है। तो देखो, जो जो चीज़ बताते हैं उसको आप लोग फॉलो करिए। और जब सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, तब आप लोग का मॉक इंटरव्यू होगा। स्टूडेंट कहता है सर मॉक ले लीजिए। अरे मॉक किस चीज़ का ले ले? किस चीज़ का मॉक ले ले बताओ? आप फुली रेडी हो मॉक देने के लिए? और फिर आप क्या कहते हो कि मैं 4 बार इंटरव्यू दिया, मेरा नहीं हुआ। मेरा जुडिशरी में 2 बार इंटरव्यू दे नहीं हुआ। तो ये आप क्या बताना चाहते हो? पॉजिटिव धौस जमाना चाहते हो? ये है आपकी विफलता। आप फेलोर हुए हो। आपको कमीशन ने 4 4 बार बाहर कर दिया है। आपके अंदर कमी है और आप दूर करने को तैयार नहीं हो। और सुबह से शाम तक फ़ोन करते हो, सर मौक ले लीजिए। अरे सर तो 32 साल से पढ़ा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सारे मैक्सिमम स्टूडेंट बिहार में भरे हुए हैं। अगर हमारे यहाँ से 100 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए तो 80 स्टूडेंट आपको बिहार में मिलेंगे, चाहे जुडिशल ऑफिसर्स के रूप में, चाहे एपीओ के रूप में। तो आप लोग भी बहुत लकी हो, आप लोग का भी बहुत बड़ा भीड़ जाने वाली है बिहार में एपीओ बनकर। तो जो बातें कही जाए उस पर विश्वास करिए। सर आपको सेलेक्ट करने बैठे हैं, सर आपको परेशान करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो सबसे पहले आप लोग, 2 बातें हमने बताया, एक तो अपने अंदर शिष्टाचार लाइए। दूसरा, आपकी आवाज़ अगर बहुत वॉल्यूम तेज़ है उसको धीरे करिए। और अगर आपकी आवाज़ बहुत धीरे है तो उसको थोड़ा तेज़ करिए। यानी मध्यम आवाज़ में आपको बोलने की आदत डालिए। और आपको ठहर ठहर के बोलना है, हमारे तरह स्पीडली नहीं बोलना है। टीचर का लैंग्वेज अलग होता है, इंटरव्यू का लैंग्वेज अलग होता है। ठीक। इसके बाद अब देखिए, आपको कुछ हम पैरामीटर बताएंगे। उस पैरामीटर पर एक एक दिन क्लास चलेगी। पहला है पर्सनल नॉलेज। पहला मापदंड है पर्सनल नॉलेज, वैयक्तिक जानकारी से जुड़े प्रश्न। पर्सनल नॉलेज से जुड़े प्रश्न। दूसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता से जुड़े प्रश्न। तीसरा है इम्पॉर्टेंट ऑफ ड्रेसेस। जो आपके ड्रेसेस होंगे, बॉयज़ के गर्ल्स के, वो क्या होंगे, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा है आपके इंटरव्यू के दौरान आपकी हेयर स्टाइल कैसे होगी, आपका शूज़ कैसा होगा, चाहे वो गर्ल्स स्टूडेंट हो चाहे बॉयज़ स्टूडेंट हो। फिर आपको बताया गया रोल ऑफ प्रोटोकॉल, जो शिष्टाचार हमने बताया, उस पर आपको बताया जाएगा, एक एक दिन समझाया जाएगा। फिर आप अपने को प्रिपेयर करोगे कि आप प्रोसिक्यूशन सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं।
क्यों आप बिहार में एपीओ बनना चाहते हैं, इसका रीज़न क्या है? तो देखिए, गलती से ऐसे प्रश्नों का कभी भी आंसर मत दीजिएगा कि सर बेरोजगारी मिट जाएगी। तो केवल एपीओ बनने से बेरोजगारी मिटेगी और कोई काम करने से नहीं मिटेगी? ऐसा आंसर नहीं देना है, बताएंगे क्या बोलना है। नेक्स्ट, जुडिशल सर्विसेज में सेलेक्ट होने पर क्या आप प्रोसिक्यूशन को छोड़ देंगे? यदि आपका बिहार के जुडिशरी में या किसी और स्टेट के जुडिशरी में हो जाता है, तो क्या आप एपीओ की पोस्ट को छोड़ देंगे? इस पर बहुत ही यूनिक आंसर आपको देना है। नेक्स्ट, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं ये यूपी जुडिशरी में बराबर पूछा गया है, अभी भरपूर पूछा गया है। डिफरेंस बिटवीन एलएलबी एंड इंटीग्रेटेड एलएलबी, एलएलबी और बीएलएलबी में क्या अंतर है? क्यों बीएलएलबी की ओर रुझान बढ़ता जा रहा है? क्यों इंटीग्रेटेड लॉ बीएलएलबी की ओर स्टूडेंटों का रुझान बढ़ता जा रहा है? नेक्स्ट, करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन, जो समसामयिक घटना होती है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन। नेक्स्ट, लॉ से जुड़े हुए क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज लॉ, विधि क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लॉ, विधि कैसे बनती है, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, विधियों का वर्गीकरण, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, जो आपका बिहार एपीओ में आपका सिलेबस था, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, माइनर एक्ट, इस पर आपको पूरा फोकस करना है। नेक्स्ट, जो आप लोग का आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस को रिप्लेस किया जा रहा है, जिसके लिए बिल हाउस में आ चुका है, तो आपसे ये केवल पूछा जाएगा, जो अभी यूपी जुडिशरी में खूब पूछा गया, कि क्या ज़रूरत है, कितने तीनों मेजर एक्ट को बदला जा रहा है? क्या इससे जुडिशल ऑफिसर्स को प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या इससे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या इससे एडवोकेट को प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या इससे लॉ के प्रोफेसर्स को प्रॉब्लम नहीं होगी? कोई लॉ का प्रोफेसर मान लीजिए 60 साल का हो गया, 65 साल का हो गया, 55 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, कोई एडवोकेट 70 साल के हो गए, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका केवल एक ही अटेम्प्ट बचा है, ओवर एज होने जा रहा है, तो क्या ऐसे एक्ट से बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी? इस पे बहुत ही बैलेंस आंसर देना है, सिखाएंगे आपको, हड़बड़ी में नहीं दे देना है। ठीक। नेक्स्ट, बिहार स्पेशल, बिहार का सामान्य ज्ञान, इस पर बहुत फोकस करना है। फिर इसके बाद केस लॉज, लैंडमार्क जजमेंट, और इसके साथ साथ करंट केसेस, जो लेटेस्ट केसेस हैं। नेक्स्ट, इंटरव्यू बोर्ड के सामने कैसे आपको अपियर होना है, इतने तैयारी के बाद फिर आपको बताया जाएगा इंटरव्यू बोर्ड में कैसे आपको अपियरेंस करना है। नेक्स्ट, इंटरव्यू खत्म होने के बाद कैसे बाहर आना है।
और लास्ट होगा मॉक इंटरव्यू आप लोग का, मॉक इंटरव्यू। देखिए जो मॉक इंटरव्यू होगा उस दिन एक एक स्टूडेंट रहेंगे, उस दिन ग्रुप में क्लास नहीं चलेगी। उस दिन हर स्टूडेंट का रोल क्या नाम है, टाइम अलॉट हो जाएगा अल्फ़ाबेटिकल। जैसे मान लीजिए अब्दुल कादिर हैं, ए से आते हैं, अफरोज हैं, तो जो ए वाले स्टूडेंट हैं उनको पहले, बी वाले बाद में, सी वाले बाद में, डी वाले बाद में, ऐसे चलेगा। आर वाले ऋचा जी बहुत घबरा रहे हैं कि मेरा तो बहुत लेट आएगा, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है ना। अभी देखो एक स्टूडेंट का 28 तारीख को इंटरव्यू था लास्ट में, वो भी सेकेंड बैच में, यूपी के जुडिशरी में। हमारे एक फ्रेंड है जज साहब, उन्हीं का बेटा बड़ा घबरा रहा था कि अंकल मेरा तो लास्ट में आया, सेलेक्ट हो गया यूपी में, जुडिशल ऑफिसर में सेलेक्ट हो गया। ये सब बातें मत रखा करो, ठीक है, घबराइए नहीं। तो देखो इस पैटर्न पे हम लोगों को स्टडी करना, ठीक है। पैटर्न समझ में आ गया सबको। अब आज हम लोग पहले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक है पर्सनल नॉलेज। देखिए आप लोग आज से मान के चलिए कि आज से आपकी इंटरव्यू के शुरू हो गई तैयारी, और ये काम आपको तब तक करना है जब तक आपका इंटरव्यू कंप्लीट ना हो जाए। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, एक फाइल को परचेज करिए मार्केट से। जो फाइल होगी उसका बेस्ट तरीका है कि आप ऐसी फाइल, स्टैंडर्ड फाइल को लीजिए जो तीन तरफ चैन से बंद होती है। एक तरफ कांस्टेंट रहती है, वो तो ऑलरेडी बंद रहेगी, तीन तरफ चैन से रहती है, और उसमें सब प्लास्टिक के पेपर लगे रहते हैं, और एक एक अपने डॉक्यूमेंट को उस पर लगाएंगे। आपको मार्केट से ढूंढना पड़ेगा, उसी को आपको परचेज करना है। स्टूडेंट करता है क्या, एक नॉर्मल फाइल ले लेता है, उसी में सारे डॉक्यूमेंट को रख लेता है, और जब जाता है तो कहीं उसकी मार्कशीट गिर रही है, तो कहीं उसके पेन गिर रहे हैं, तो वो उसी में डिस्टर्ब हो जाता है। आप लोग एक अच्छी सी फाइल मार्केट से परचेज करिए, और उसमें सबसे ऊपर, फाइल में सबसे ऊपर आप लगाएंगे इंटरव्यू का लेटर। जो आपको साक्षात्कार देना है उसका लेटर सबसे ऊपर होगा। इसके साथ साथ आप अपने फाइल में कम से कम 2 पेन रखिएगा, और पेन ऐसी रखिएगा ताकि उसकी इंक वगैरह लीकेज वगैरह ना हो, अच्छी से पेन रखिएगा। अब देखिए सबसे पहले आप उस फाइल में देखिएगा, आप लोग देखे होंगे ना, उसमें प्लास्टिक के पेजेस लगे रहते हैं, बस हम लोग को उसके अंदर डॉक्यूमेंट डालना रहता है। मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी आती है, ठीक है। तो अब आप क्या करिएगा, इंटरव्यू का लेटर तो सबसे पहले रख लिया। इसके बाद जो आपकी क्लास 10th से लेकर आपने जो जो डिग्रियां प्राप्त की है, क्लास 10th की, क्लास 12th की, ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की, एलएलबी की, एलएलबी की मार्कशीट, एलएलबी की डिग्री, और इसके साथ साथ अगर आपके अंदर कोई हॉबी है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, उसके आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो आप उसको भी अपने साथ ले जाएंगे, और सब सिस्टमेटिक लगाएंगे। हाई स्कूल 10th का, 10th के बाद 12th का, 12th के बाद ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन के आगे अगर आपने कुछ किया है उसका, फिर उसके बाद एलएलबी का, उसके बाद एलएलबी की डिग्री, और कमीशन जो आपसे करेक्टर सर्टिफिकेट मांगेगा, वो करेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा जब इंटरव्यू का आपको आएगा। और वो करेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना का नहीं होना चाहिए। जो आपका डिग्री होती है, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला है तो आप लोग प्रोविज़नल निकलवा लीजिए। प्रोविज़नल 6 महीने तक वैलिड रहता है। इस फाइल को आप बिल्कुल सिस्टमेटिक बनाकर अपने टेबल पर 1-2 दिन के अंदर रख लीजिए। अब जब आप इसको तैयार कर लेंगे, अब आपको ये देखना है कि आपका क्या नाम है, आपके नाम की क्या मीनिंग है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उस डिस्ट्रिक्ट की क्या विशेषता है, ठीक, आपके ज़िले की। जैसे मान लीजिए कोई रहता है बेतिया में, बिहार में,
तो हम जहाँ तक हमें मालूम है उसे पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के नाम से जाना जाता है, दो भाग में है। बेतिया को शायद क्या कहते हैं, पूर्वी पंचमढ़ी। तो अच्छा अच्छा, जहाँ भी हो, तो आपको चंपारण के बारे में मालूम होना चाहिए। चंपारण का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या महत्व था, बिहार के कौन से राजनेता ने चंपारण के आंदोलन के लिए गांधी जी को प्रेरित किया था कि आप चलिए बिहार में अंग्रेज लोग जो हमारे ऊपर नील की खेती हम लोग करते हैं इंडिगो की, उस पर टैक्स ले रहे हैं, आप चलिए मेरा आंदोलन चलाइए। तो आपको चंपारण के बारे में डेट के साथ याद होना चाहिए। अगर आप चंपारण से बिलोंग करते हैं, आप पटना से बिलोंग करते हैं, जिसको हम लोग मौर्य पीरियड में, गुप्ता पीरियड में पाटलिपुत्र कहते थे, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन से ऐसे शासक थे जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, पटना थी। ये आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरा का पूरा अपने को अपडेट करे रहिएगा। अब आपकी ड्यूटी है, आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसके बारे में आप अपने को बिल्कुल कंप्लीट रखिए। जैसे मान लीजिए आपका नाम राकेश है, तो आपसे पूछा जाएगा राकेश का क्या अर्थ होता है। बगल में मैडम उनका नाम नेहा है, तो नेहा का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आप अपने नाम के बारे में भी जानते रहिएगा, और कहीं आपके नाम से जुड़ा हुआ कोई विशिष्ट व्यक्ति है तो उसको भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे राकेश गुप्ता जी, आपसे ये पूछा जा सकता है क्या आपके नाम के कोई अंतरिक्ष यात्री भी थे जो भारत में गए थे, तो आपको मालूम होना चाहिए राकेश शर्मा कब गए थे, ईयर मालूम होना चाहिए, मिशन क्या था ये मालूम होना चाहिए। देखो, अगर आप इन सब चीज़ों को बता देते हो तो इसका फायदा ये होगा कि आप अपने अन्य लोगों से आगे जाओगे, आगे चलते चलोगे। अगर आप नहीं बताते तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि आपको आजीवन कारावास मिल जाएगा या डेथ सेंटेंस सुना दिया जाएगा। लेकिन क्या होगा कि हो सकता है कि आप अपने इंटरव्यू में मिनिमाइज नंबर पाओ, बाहर भी हो जाओ, क्योंकि 1480 आप लोग हो, 553 के आसपास पोस्ट है, 100 लोग नहीं अपियर होंगे, वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं। आप लोग का कमीशन 1380 या 1400 के बीच में होना है। यानी आप लोग 553 होंगे, शेष लोग को बाहर जाना है। 100% यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 700-750 लोगों को बाहर जाना ही जाना है, और जो बाहर जाएंगे यही 1480 में से जाएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। तो ये अंतिम एग्ज़ाम है, इसके बाद आपका करियर बिल्कुल बदलने जा रहा है, आपका लेवल बदलने जा रहा है, आप क्लास 2 ऑफिसर बनने जा रहे हैं। तो पूरी ताकत लगा के इसके साथ तैयारी करिए। तो आप लोग अपने नाम के बारे में, अपने ज़िले के बारे में, आपकी कोई विशिष्ट योग्यता है, आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कोई विशिष्ट ज्ञान है एलएलबी के अलावा। तो अगर आप कोई खिलाड़ी हैं, आप कोई कविता लिखते हैं, आप अगर कोई गाना गाते हैं, आपके अंदर कोई भी हॉबी है तो आप उसको बता सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती मत कहिएगा कि हाँ हॉबी है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं हाँ सर मूवी देखने की हॉबी है। तो आपसे पूछा गया सबसे पहली फिल्म बताइए कौन सी बनी थी, सबसे पहले कलर मूवी कौन सी बनी थी, रंगीन। तो ध्यान रखिएगा, हॉबी को बताइएगा तो सोच समझ के बताइएगा, और अगर कोई है तो उसके बारे में आप अलग से और स्टडी कर डालिए। अगर आप किसी जॉब में हैं, मान लीजिए आप एपीओ में जाने के पहले किसी जॉब में है, पुलिस के जॉब में है, कोई और डिपार्टमेंट में है, तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ क्यों छोड़कर आना चाहते हैं। जब आपको बिहार सरकार ने ऑलरेडी किसी जॉब में रखा है, आप क्यों उसको छोड़कर इस जॉब में आना चाहते हैं। तो ये जो पर्सनल नॉलेज के क्वेश्चन है, ये आप ही को तैयार करना, इसमें आपके सर कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ये आप ही को सब तैयार करना है, अपने नाम के बारे में, अपने ज़िले के बारे में, अपनी हॉबी के बारे में, और अगर आप कहीं जॉब में हो तो अपने जॉब के बारे में। हॉबी हो तभी बताइएगा, नहीं है तो नहीं बताइए। इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन और है, क्योंकि आप लोग सब लोग लॉ ग्रेजुएट हो,
आप में से कुछ लोग प्रैक्टिस करते, कुछ लोग प्रैक्टिस नहीं करते। आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप वकालत करते हैं, आप कोर्ट जाते हैं? तो देखो इसका बहुत ही क्लियर आंसर है, यदि आप जाते हो तभी आप बोलिएगा हाँ, नहीं जाते हो तो आपसे आप साफ साफ कह दीजिएगा कि सर मैं कोर्ट नहीं जाता, मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। आपने कह दिया कि मैं बेगूसराय में प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक। आपसे कहा गया बेगूसराय में डिस्ट्रिक्ट जज कौन है, बेगूसराय में सीजीएम कौन है। चाहे बोर्ड के सदस्य को मालूम हो चाहे ना मालूम हो, ये केवल हाइपोथेटिकल काल्पनिक रूप में पूछ लिए। और अगर आप प्रैक्टिशनर लायर हो तो आपको डिस्ट्रिक्ट जज सीजीएम का तो बारे में जानकारी होनी चाहिए ना, कि हमारे ज़िले में कौन सीजीएम है, कौन डिस्ट्रिक्ट जज है। तो अगर जाते हो तभी हाँ कहना, नहीं जाते हो तो मत कहना। अगर आपने कहा मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता, पटना हाई कोर्ट में, तो अगर आप जाते हो पटना हाई कोर्ट तभी कहना, अन्यथा मत कहना। क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा कि पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है। और अगर आप नहीं जाते तो फिर आप गलत आंसर दोगे। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, पूरे इंटरव्यू में जितने भी मिनट आपका हो, 15 मिनट 20 मिनट, झूठ नहीं बोलना है, गलत नहीं इंटरप्रिटेट करना है। आपको जो भी चीज़ नहीं आता, आप बड़े विनम्र होके, बहुत ही शालीन होके आपको कह देना है कि सर मुझे नहीं आता। कोई ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर है जो परफेक्ट हो? और जो परफेक्ट है वो पृथ्वी पर रहता नहीं, ऊपर रहता है, वो कभी आएगा नहीं एपीओ का इंटरव्यू देने। तो मानव से त्रुटि होना, मानव से भूल होना, मानव से परफेक्ट ना होना, ये स्वाभाविक है। एक टीचर होता है वो भी परफेक्ट नहीं होता। ऐसा थोड़ी जितना कानून भारत में प्रचलित सबको हमको जानकारी है। जो आप लोग के कोर्स का है उसको हम पढ़ते हैं, बाकी जो नहीं है वो नहीं पढ़ते। आप लोग से यही मेरा विनम्र कहना है कि झूठ इंटरव्यू में मत बोलिएगा, गलत आंसर मत दीजिएगा, जो सही है वही बोलिएगा। अदरवाइज बड़े इजी वे में कह दीजिएगा कि सर मुझे नहीं मालूम। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? और ये आज से आदत डाल लो कि इंटरव्यू में ही नहीं, जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जब आप जीवन में झूठ न बोलने की आदत बना लोगे तो आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे, कभी झूठ बोलोगे ही नहीं। ठीक। तो पहला चीज़ तो आप लोग ये तैयार कर लो अपने पर्सनल नॉलेज पे। इसको आप लोग अपने हिसाब से जल्दी पहला टॉपिक को आप लोग रेडी कर लो।